दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मारुति सुजुकी वैगन आर ओल्ड उसके ओनर एक्सपीरियंस के बारे में और क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए एज फ्रॉम सेकंड हैंड मार्केट। मतलब ये गाड़ी अभी मारुति सुजुकी ने डिसकंटिन्यू कर दी है। इसकी जगह पे जैसा कि आप जानते हैं कि मारुति सुजुकी ने वैगन आर का नया मॉडल निकाल दिया है। पिछले अराउंड एक डेढ़ साल से 2019 में आई थिंक वो लॉन्च हुआ था और उसको भी एक मार्केट से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पुराने गाड़ी के मुकाबले वो गाड़ी थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा कर दी है और स्पेस के मुकाबले वो गाड़ी में ज़्यादा स्पेशियस उसको कर दिया, मॉडल उसका चेंज कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पुरानी जो वैगन आर है उसका मॉडल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था और इसी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगा। तो सबसे पहले ये गाड़ी मैंने परचेज़ की दिसंबर 2013 में और ये गाड़ी ऑन रोड मुझे 4,30,000 रुपये की पड़ी और ये गाड़ी का टॉप वेरिएंट था VXI वेरिएंट। उस टाइम गाड़ी के 3 वेरिएंट आते थे। पहला था LXI बेस वेरिएंट जो मुझे ऑन रोड दिसंबर 2013 में 4 लाख रुपए का मिल रहा था। ये टॉप वेरिएंट VXI ये मुझे 4,30,000 का मिल रहा था और एक और वेरिएंट था LXI प्लस जिसमें फैक्ट्री फिटेड CNG आ रही थी, वो मिल रहा था 4,60,000 रुपये का। अब बात करते हैं कि LXI वेरिएंट में ऐसी क्या चीज़ थी या क्या चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मैंने टॉप मॉडल में जाना पसंद किया। और वो सबसे जो पहली चीज़ थी कि VXI वेरिएंट में आ रही थी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, जो कि बेस मॉडल में की से आप सेंट्रल लॉकिंग कर सकते थे, लेकिन इसमें VXI टॉप वेरिएंट पे वो रिमोट सेंट्रल लॉकिंग थी। दूसरी चीज़, VXI वेरिएंट में आ रहे थे फॉग लैम्प, पीछे रियर में एक स्टॉप लैंप एक और आ रहा था नीचे गाड़ी के बम्पर पोर्शन में। गाड़ी में चारों डोर पे पावर विंडोज़ आ रही थी टॉप मॉडल में। LXI में केवल आगे के 2 विंडोज़ में पावर विंडोज़ थी और गाड़ी में इनबिल्ट सिस्टम आ रहा था। तो दोस्तों आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ी अंदर से कैसी दिखती है। तो ये गाड़ी लेते टाइम जो सबसे पहली चीज़ ने मुझे जो इम्प्रेस किया वो था इसका डैशबोर्ड। ये जो इसका लुक था एकदम सिंपल, प्लेन, स्लीक, कोई इधर उधर बटन नहीं और बिल्कुल एकदम क्लीन लुक। और उस टाइम जो गाड़ियाँ अवेलेबल थी 2013 की मैं बात करूँ, i10 उस टाइम काफ़ी एक अच्छी गाड़ी थी जो अच्छी सेल हो रही थी। उस वो गाड़ी का रिजेक्ट करने की जो मेरी रीज़न थे और इस गाड़ी को सिलेक्ट करने के जो रीज़न थे वो ये था कि i10 में मुझे थोड़ा स्पेस की कमी लगी और ऊपर से जो उसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन था वो मुझे इसके वैगन आर के मुकाबले थोड़ा सा मुझे कम पसंद आया। वैगन आर ये टॉप मॉडल है तो वैगन आर के ये लुक में, और LXI उस टाइम में एक मॉडल आता था। हालांकि जो वैगन आर का ये पुराना मॉडल है, अभी पिछले एक डेढ़ साल से वैगन आर का एक नया मॉडल जो मारुति ने लॉन्च किया है, तो ये पुराने मॉडल की बात करें तो LXI में भी ये जो डैशबोर्ड का लुक था ये नहीं आता था। LXI में खाली जगह आती थी जिसमें आप अलग से सिस्टम लगा सकते थे। VXI मॉडल चूज़ करने का जो मेरा रीज़न था वो ये था कि एक तो इसमें इनबिल्ट सिस्टम आ रहा था और ये जो लुक मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये केवल VXI में ही आता था। ऊपर से VXI मॉडल में ये आपको अपर एक ये कूल्ड ग्लव बॉक्स एक यहाँ पे मिलता था। डैशबोर्ड दोनों सेम था और प्लस VXI मॉडल में चारों पावर विंडोज़ थी। ये जिसके ड्राइवर कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, चारों दरवाज़ों में इसमें पावर विंडोज़ थी। और ये है इसकी चाबी। चाबी पे देखिए मैंने हालांकि ये कवर चढ़ा रखा है और ये सुजुकी का लोगो इस पे लगा हुआ है और ये लॉक अनलॉक इसमें सेंट्रल लॉकिंग भी थी। और ये मैंने एक अलग से एक ये की चेन के रूप में कैप्टन अमेरिका का एक ये की चेन लगवा रखी है। गाड़ी की अगर बात करें तो भाई गाड़ी की कीमत जैसे मैंने आपको बताया कि 4,30,000 रुपये में ये गाड़ी पड़ी थी मुझे ऑन रोड। LXI वर्जन जो था उस टाइम वो 4 लाख रुपये का पड़ रहा था। तो 30,000 रुपये जो मैंने इसकी कीमत ज़्यादा चुकाई, उस 30,000 रुपये में ये सिस्टम मुझे एक्स्ट्रा मिला और ये गाड़ी में चारों पावर विंडोज़ मुझे एक्स्ट्रा। और दोस्तों बाकी अगर फ़ीचर की बात करें तो आपको इस गाड़ी में यहाँ पर एक ये वैनिटी मिरर यहाँ पर मिलता है। इस गाड़ी के डोर हैंडल्स भी मुझे बहुत पसंद आए जो कि ये ऑटो ऐसे थे और यहाँ पर पीछे रियर साइड में भी। प्लस गाड़ी में मैनुअल AC था और
ये देखिए, ये गाड़ी को मैं अभी तक 81,855 किलोमीटर पिछले 7 साल में चला चुका हूँ, और ये गाड़ी मैंने अभी तक पूरे पेट्रोल पे ही चलाई है। मारुति बिकने का जो मुझे सबसे अच्छा कारण लगता है वो है इस गाड़ी का कंफर्ट, गाड़ी को जो ड्राइविंग प्लेजर है, और गाड़ी आप देखिए कितनी स्पेशियस है। ये मैं आपको आगे से व्यू दिखा रहा हूँ, और कहीं पर भी गाड़ी के शीशे आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं। हालांकि मैंने इसमें थोड़ा यहाँ धूप से बचने के लिए इसमें ये सन वाइज़र ये अलग से मैंने लगाए थे, 1000 रुपये के परचेज़ किए थे चारों विंडो पे, जो कि इसमें चेन है। आप इस तरीके से इनको, ये देखिए, ये ऐसे आप ओपन भी कर सकते हैं और शीशा आप ओपन कर सकते हैं। तो और प्लस गाड़ी लेते के साथ ही मैंने 1 महीने के अंदर इसमें गाड़ी में ये गियर लॉक भी मैंने इसमें लगवा दिया था, जो मुझे उस दौरान तकरीबन 1600 रुपये का पड़ा था। और ये मैं सबसे आपको बोलूँगा कि भाई, जब भी आप कोई भी नई गाड़ी लें, बड़ी महंगी या कैसे भी सस्ती भी हो, तो आप उसमें गियर लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको गाड़ी कहीं पर भी पार्क करने, हर किसी के घर में तो देखिए आजकल पार्किंग होना पॉसिबल नहीं है। आपको गाड़ी कहीं ना कहीं, अगर आपके घर में पार्किंग है भी, तब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि भाई आपको गाड़ी को बाहर पार्क करना पड़ जाए। तो उसके हिसाब से गाड़ी में गियर लॉक होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप गाड़ियों में इनबिल्ट फीचर भी आते हैं, एंटी थेफ्ट सिस्टम आता है, और जो भी ये नए नए फीचर आते हैं, इंजन इमोबाइलाइजर, जो कि इस गाड़ी में भी है। लेकिन तब भी एक गियर लॉक से आपको एक सेटिस्फेक्शन वो हो जाता है कि भाई गाड़ी में एटलीस्ट गियर लॉक है, जो कि आसानी से ओपन नहीं होता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गाड़ी के रियर सीट कंफर्ट के बारे में। और आप देख सकते हैं कि मैं आराम से दोनों पैर ऊपर करके गाड़ी में एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ, और गाड़ी में स्पेस की कहीं कोई कमी नहीं है। इवन अगर आप नई वैगन आर को भी आप कभी देखने जाएंगे, तो उसमें मेरे ख्याल से मारुति ने इससे भी ज़्यादा और स्पेस करके दिया है। गाड़ी की लंबाई थोड़ी बढ़ गई है, और यही मारुति की खास बात है कि वो सबसे ज़्यादा जो कंफर्ट होता है उसको प्रायोरिटी देती है। बाकी गाड़ी के जो लुक्स, हालांकि मारुति की गाड़ियों के इतने मतलब शानदार नहीं होते बाकी कंपनी की गाड़ियों के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप बात करें गाड़ी की कंफर्ट की, गाड़ी का कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये मैंने पिछले 7 साल में अनुभव किया इस गाड़ी को चलाते हुए। मैं इस गाड़ी में हालांकि मैक्सिमम टाइम मैं ड्राइवर सीट पर ही बैठा, और लेकिन अगर आपकी फैमिली इसमें कंफर्टेबल है तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है। और रियर सीट में आप देख सकते हैं कि मैं कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में इस गाड़ी की रियर सीट पे आराम से पैर ऊपर करके बैठा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पेस की कमी नहीं है। गाड़ी के विंडोज़ कितने बड़े हैं, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है, और धूप भी इस टाइम अच्छी निकली हुई है, तो गाड़ी में एक बहुत ही अच्छी रोशनी है। और रोशनी होने की वजह से इस गाड़ी का जो कैबिन है वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस सीट कवर मैंने लाइट शेड के लगा रखे हैं, तो गाड़ी का जो कैबिन है वो बहुत ही स्पेशियस नज़र आता है। गाड़ी कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये क्लॉस्ट्रोफोबिक है और कि आपको स्पेस की कहीं से भी कमी लग रही है। गाड़ी की विंडोज़ बड़ी होने के कारण गाड़ी में कभी भी एयर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों, अगर इस गाड़ी के माइलेज की बात करें, तो माइलेज का नापने का मेरा सबसे अच्छा तरीका है कि भाई आप गाड़ी को टैंक टू टैंक आप फिल कराओ, और उसके बाद जब गाड़ी रिजर्व में नहीं आ जाती तब तक आप उसको रन करो। उससे आप गाड़ी की एक्चुअल माइलेज आप उससे पता चल पाओगे। हालांकि अब जो नई गाड़ी आ रही हैं उन गाड़ियों में माइलेज के लिए एक मीटर दिया होता है कि भाई डिजिटल डिस्प्ले में कई बार कि वो गाड़ी का माइलेज क्या आ रहा है वो उसे बता देता है, लेकिन वो इतना रिलायबल नहीं है अभी तक भी। मतलब कुछ गाड़ियों में है, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियों में वो रिलायबल उसको नहीं कहा जा सकता। तो बेटर है कि गाड़ी का माइलेज आप अगर खुद रन कर रहे हैं तो आप खुद टैंक टू टैंक उसका माइलेज निकाल के देखिए। वैगन आर की मैं बात करूं, वैगन आर में इसका 35 लीटर का पेट्रोल टैंक है, और गर्मियों में जब गाड़ी में फुल टाइम एसी चलता रहता है तो ये गाड़ी आराम से 450 किलोमीटर तक खींच जाती है। मतलब जो अगला मैं टैंक टू टैंक रिफ़िल कराता हूँ 450 किलोमीटर पे कराता हूँ, क्योंकि तब गाड़ी रिज़र्व में चलने लग जाती है, जो कि इसका जो पेट्रोल का मीटर है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। और ये मैं सिटी ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और मेरा ऑफिस दिल्ली है, तो आपको पता ही है कि पीक ऑफिस आवर्स में एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक दिल्ली गाज़ियाबाद के बीच में चलता है। और इवन अगर पूरे एनसीआर की अगर आप बात करें, अगर आप गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो पूरा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वहाँ पे चलता है। तो उसके दौरान मुझे मतलब 450 किलोमीटर पे मुझे इसको रिफ़िल कराने की ज़रूरत लगती है, और गाड़ी मांगती भी, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल मीटर उस टाइम ब्लिंक करने लग जाता है। सर्दियों की बात करूँ, जब एसी बिल्कुल भी नहीं चलता, उस टाइम पे गाड़ी
का जो माइलेज निकल के आता है या गाड़ी जो किलोमीटर ट्रिप में रन कर जाती है वो 550 के करीब आराम से ये गाड़ी रन कर जाती है सर्दियों में विदाउट एसी। ये सिटी ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें हाईवे की, तो हाईवे में गर्मियों में ये गाड़ी आराम से 480 से 500 किलोमीटर तक ये रन कर जाती है ऑन हाईवे। सर्दियों में यही माइलेज आप 600 प्लस इस ट्रिप में पूरे टैंक टू टैंक में आप एक्सपेक्ट इस गाड़ी से कर सकते हो। और मारुति की गाड़ियाँ जैसे कि आप जानते हैं कि भाई अपने माइलेज के लिए तो सबसे ज़्यादा ही जाने जाती है। मारुति की जो इवन ऐड भी आते हैं वो सीधे सीधे कि भाई कितना देती है, तो ये इंडियंस में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये मैटर करता है। क्योंकि देखिए गाड़ी आप कितनी महंगी ले लो, गाड़ी लेते टाइम आपको उतना वज़न या इतना वो भारी नहीं पड़ेगा क्योंकि आजकल फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जो गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट होती है वो आजकल बात करते हैं गाड़ी के ड्राइविंग प्लेजर के बारे में। देखिए गाड़ी आप भले ही फैमिली के लिए लेते हैं, लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला होता है उसका कंफर्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उसके चलाने पे निर्भर करेगा कि बाकी लोगों का कंफर्ट कैसा रहेगा। गाड़ी आप भले ही कितनी आप लग्जरी या स्पेशियस या अच्छी सीटों वाली ले लें, लेकिन अगर आपका ड्राइवर ठीक से पोजीशन में नहीं है, उसको ठीक से कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं वो बाकी पैसेंजर्स के कंफर्ट को भी इफ़ेक्ट डालता है। तो मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ जैसा कि सभी जानते हैं, ड्राइविंग प्लेजर, ड्राइविंग कंफर्ट और इवन पैसेंजर कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भले ही उनका जो एक्सटीरियर होता है, बाहर से जो लुक होता है, वो बाकी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा सिंपल कहेंगे या थोड़ा सा उनमें इतने वो फैंसी आइटम नहीं होते। मैं सीधी अगर बात करूं, कंपेयर करूं हुंडई की गाड़ियों से, और आजकल जैसे किया की गाड़ी आ गई हैं, किया की गाड़ी में तो मतलब बाहर से एकदम एग्रेसिव लुक लगता है, एकदम ऐसे दिखता है कि नए ज़माने की गाड़ी भाई अब आने लग गई हैं। मारुति की गाड़ियों में अभी भी अगर इसके जो टॉप मॉडल हैं, जो सबसे महंगे मॉडल की एक बात करें, एस क्रॉस हो गया या इवन ब्रेज़ा, इसका काफ़ी अच्छा मॉडल है। ब्रेज़ा का ये लुक, ये मतलब इन्होंने हालांकि अभी एक उसका फेस लिफ्ट टाइप का जो पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किया है, उसमें गाड़ी का लुक इतना कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया कि गाड़ी आपको बिल्कुल ही जैसा क्रेटा की अगर हम बात करें, क्रेटा का एकदम ही लुक हुंडई ने चेंज कर दिया है। लेकिन ब्रेज़ा के मामले में ये मारुति ने ये चीज़ अभी तक नहीं की है। अब बात करते हैं वैगन आर के बारे में। तो वैगन आर का जो ड्राइविंग कंफर्ट है, बहुत ही मतलब ड्राइविंग प्लेजर इस गाड़ी में है। और ये गाड़ी मैंने मैक्सिमम जो वन रन में 7 घंटे के करीब चला रखी है, और मुझे मतलब थकान कोई इतनी ज़्यादा कोई थकान नहीं हुई। थोड़ी बहुत तो देखो आप 7 घंटे एक जगह पे आप बैठे रहोगे तो आपको होगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि भाई बिल्कुल ही आदमी बिल्कुल थकान के मारे पड़ ही जाए, ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आता है, और मैं इसको सोचा नहीं था कि मैं इतनी गाड़ी इसको रनिंग कर लूँगा। और वो चलाने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था, गाड़ी में जो ड्राइवर प्लेजर है, जो ड्राइवर का कंफर्ट है, वो बहुत ही अच्छे उसको मारुति ने उसका ख्याल रखा है। और 7 साल चलाने के बाद मैं बिल्कुल, अगर नई वैगन आर हालांकि मैंने चलाई नहीं है, मतलब अगर मैं ऐसा मारुति की गाड़ियों के बात करूं, तो मारुति की गाड़ियों में एक ड्राइविंग प्लेजर वो होता है, भले ही उसकी गाड़ी सस्ती हो या महंगी हो। दोस्तों अब बात करते हैं मारुति की सर्विसिंग के बारे में। तो जी देखिए, सर्विसिंग इस गाड़ी की 80,000 किलोमीटर तक मैंने सर्विसिंग कराई है। अभी रिसेंटली जुलाई 2020 में इस गाड़ी की 80,000 की सर्विसिंग हुई। पहली 3 सर्विसेज की फ्री थी, जो कि मारुति की गाड़ियों में आमतौर पर होता है। उसके बाद मैंने जब भी सर्विस कराई तो मेरा 6 से 7 हज़ार रुपये इसका पर 10,000 की सर्विस पे इस पर आया। हालांकि बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि भाई एक बार 12-13 हज़ार रुपये पहुँच गया। और जो अब मैंने इसकी रिसेंटली 80,000 रुपये जो सर्विस कराई जुलाई 2020 में, उसमें मेरा बिल 17,000 पहुँच गया। 17,000 इसलिए पहुँचा, गाड़ी का जो एक्चुअल सर्विसिंग कॉस्ट आई थी वो आई थी 13,000 रुपये। लेकिन जब मैं गाड़ी को अपने घर पे ले गया तो 1-2 दिन के बाद गाड़ी का एसी काम करना इसने बंद कर दिया। मैं दोबारा इसको सर्विस सेंटर पे लेके गया कि भाई अब ये मतलब घर ले जाते के साथ ही गाड़ी का एसी ने काम करना बंद कर दिया। तो उन्होंने इस चीज़ से पल्ला झाड़ लिया कि भाई ये हमारी गलती नहीं है, सर्विसिंग में ये हुआ जी वो हुआ। और मारुति की गाड़ियों में सर्विसिंग की एक मतलब अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई कस्टमर को एक दूसरी जगह बिठा दिया जाता है, और सर्विसिंग आप मतलब एक ग्लास विंडो से आप सर्विस होते रहते आप देखते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि भाई उसमें क्या हो रहा है। मतलब अगर आप कोई कस्टमर, अगर आप अपनी जानकारी बढ़ाना चाहे
तो भाई वो सर्विस सेंटर पे जाके अगर कुछ पूछताछ करना चाहिए कि जी ये पार्ट डल रहा है तो क्यों डल रहा है, और आगे कौन सा इसमें पार्ट डलेगा। तो थोड़ा सा मारुति को अपने उसमें कस्टमर सर्विसिंग उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि फ़ोर्ड के बारे में है, फ़ोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे ही सर्विसिंग के बारे में अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई किस टाइम पे आपको कौन सी सर्विसिंग होगी। तो अगर मारुति और अगर ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ में ले आए तो भाई मारुति की और अच्छा एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन और इम्प्रूव ही होगा। सर्विसिंग की, हाँ मैं अभी एसी की बात कर रहा था, तो भाई 13,000 रुपये सर्विसिंग में देने के बाद गाड़ी का एसी ने काम करना बंद कर दिया। 2 दिन के बाद मैं दोबारा इसको सर्विस सेंटर पे ले गया, तो उन्होंने कहा कि भाई जी गाड़ी का ये एसी का कुछ ये पार्ट डैमेज हो गया है, और ये पार्ट उस टाइम अवेलेबल भी नहीं था और ये हमको मंगाना पड़ेगा। तो फिर हफ्ते के बाद वो पार्ट उनके पास आया, और वो मुझे पूरा पार्ट प्लस ये लेबर कॉस्ट वगैरह ये सब मिला जुला के मुझे 4,000 रुपये और इसमें पे करने पड़ गए। लेबर कॉस्ट के बारे में उन्होंने ये कहा कि भाई चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि जी सर्विसिंग की वजह से आपका ये पार्ट डैमेज हुआ है, हालांकि उन्होंने ये कोई फॉर्मली ये नहीं कहा कि जी हमारी वजह से ही हुआ है, जस्ट कि ताकि कस्टमर और कहीं ना जाए, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको लेबर में आपको रिबेट दे देंगे, लेबर कॉस्ट में ये वो, और गाड़ी में एसी में जो गैस डलेगी उसके पैसे आपसे नहीं लेंगे। लेकिन वो सब चीज़ें उन्होंने मुझसे चार्ज की, और अराउंड 4,000 रुपये का एक्स्ट्रा बिल, जो कि मुझे लगता था कि भाई वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर सर्विसिंग के बाद एंड टाइम पे गाड़ी के एसी ने काम करना बंद कर दिया तो वो कंपनी सर्विस सेंटर को वो अपने पास से उसको ठीक करके देना चाहिए था। या इवन अगर मिनिमम अगर वो सिर्फ पार्ट का मुझसे चार्ज लेते तो शायद, क्योंकि पार्ट इसमें रिप्लेस हुआ, लेकिन उन्होंने पार्ट के चार्ज लिया, गाड़ी में जो एसी की गैस डाली गई वो उन्होंने मुझसे चार्ज लिया, और लेबर कॉस्ट भी उन्होंने 50% रिबेट उन्होंने हालांकि कर दिया, लेकिन वो एक्चुअल लेबर कॉस्ट ही उन्होंने इसमें अराउंड 2,200 रुपये की लगाई, तो 1,100 रुपये मुझे उसमें कम करके दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे 4,000 रुपये अपनी तरफ से इस गाड़ी के एसी को ठीक कराने में देने में पड़ गए। तो दोस्तों अब एक फ़ाइनल रिव्यू की हम बात करते हैं कि भाई वैगन आर गाड़ी अगर आपको सेकंड हैंड मार्केट में अगर ये मिलती है, पुराना मॉडल की अगर मैं बात करूं, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। आपको अलग अलग मॉडल के हिसाब से गाड़ी की वैल्यू, जैसे इस गाड़ी की मुझे मारुति 2 लाख रुपए वैल्यू दे रही है, जिसमें एक्सचेंज बोनस दिसंबर ऑफ़र की वजह से शामिल है। लेकिन अगर मैं मारुति के बाहर ये गाड़ी जाके बेचता हूँ तो शायद मुझे 2,10,000 या 2,20,000 रुपये की ये गाड़ी मेरी निकल सकती है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि भाई मैं अगर नई गाड़ी अगर मैं लेता हूँ ब्रेज़ा, तो मुझे कोई ज़्यादा हैसल फ्री, मुझे कहीं ज़्यादा आरटीओ के चक्कर वगैरह कहीं नहीं काटने, और नई गाड़ी में ढूंढने में फिर उसको मतलब थोड़े मैं चक्करों से बचना चाह रहा हूँ, और थोड़ा ना सेफर साइड कि मारुति मेरी गाड़ी को वापस ले रही है, तो मारुति फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी आरटीओ वगैरह में ये सब काम कराने की। तो थोड़ा उन सब चक्करों की वजह से अगर मारुति 4,30,000 की गाड़ी को अगर 2 लाख रुपए में वापस लेने को तैयार है 7 साल 82,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छी डील है। और अगर आप इस गाड़ी को बाहर आफ्टर मार्केट लेते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ दिस कार कि आपको कैसी मिलती है, मुझे लगता है आपको डेफिनेटली इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। और मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ, यहाँ मैं नई वैगन आर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैगन आर ओल्ड मॉडल की बात कर रहा हूँ, जो कि आई थिंक सन 2018-19 तक आता था, जो बाद में मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये मॉडल एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। डिपेंड्स कि आपको एक सेकंड हैंड मार्केट में एक अच्छी कीमत पे एक अच्छी कंडीशन की ये वैगन आर गाड़ी मिल जाए। मेंटेनेंस इस गाड़ी का बहुत कम है, इतना आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। माइलेज इस गाड़ी का बहुत अच्छा है, आराम से जो मैंने टैंक टू टैंक आपको माइलेज करके बताया, अगर आप उसको कैलकुलेट भी करेंगे तो ये गाड़ी आपको कहीं से भी मतलब 14 से 15 तक का तो माइलेज आपको ये गर्मी में निकाल के दे देगी, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग हैबिट। ये नहीं कि अगर आप बिल्कुल ही गाड़ी को फूफा करके चलाएंगे तो भाई तब आप एक्सपेक्ट करो कि गाड़ी अच्छा माइलेज दे देगी। गाड़ी से माइलेज निकालना पड़ता है, और मतलब एक तमीज़ से एक अच्छे से गाड़ी 60-70 और कभी कभार 80-90 भी चला लो तो भाई गाड़ी तब भी आपको 14 तक का ये माइलेज करके दे देगी। और सर्दियों में तो जी ये गाड़ी आराम से 17-18 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी। सर्दियों से मेरा कहने का मतलब है विदाउट एसी। तो गाड़ी का माइलेज बहुत ही अच्छा है, गाड़ी की मतलब लो मेंटेनेंस है। मुझे 6-7 हज़ार रुपये जो मेरी मेंटेनेंस इसकी सर्विसिंग में फीस जाती थी, वो इसलिए जाती थी कि भाई मुझे इतना आइडिया नहीं था, मुझे जो कस्टमर
ये सर्विस सेंटर का जो आता था बंदा गाड़ी सर्विस करते टाइम पे, वो जो चीज़ें बताता था, मैं कहता था भाई ये भी कर दे, वो भी कर दे, सब पे टिक मार दे, ये भी कर दे, जो मतलब वो भी जो भी बोलता रहता था, मैं उसको कभी डिनाई नहीं करता था, कभी मैं उसको काउंटर नहीं करता था कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तो जो वो करता रहता था, उसके बाद भी मतलब सर्विस सेंटर के हिसाब से चलने के बाद भी मुझे ये ऑन एन एवरेज 7,000 रुपये पर ईयर इसका मेंटेनेंस पड़ता था। एक दो बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि भाई एक बार मेरा 11-12 हज़ार रुपये पड़ा, और जो मेरी आखिरी 80,000 रुपये सर्विस हुई वो मुझे टोटल 17,000 रुपये की पड़ी। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के बारे में बहुत अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि मतलब मारुति गाड़ियों का वैसे ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, और वैगन आर इसकी एक बहुत अच्छी गाड़ी रही है सेलिंग के मामले में। ऐसे ही आपको वैगन आर नहीं दिखती सड़कों पे, वैगन आर बहुत ही अच्छी गाड़ी है, और ये गाड़ी मतलब मुझे बहुत ही अच्छी, ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इसका रहा है।